नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है जिसमें हम भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को यहाँ पर कवर कर रहे थे। अभी तक हमने स्वदेशी आंदोलन, कांग्रेस की स्थापना, होम रूल लीग आंदोलन, मुस्लिम लीग, मोर्ले मिंटो सुधार, दिल्ली दरबार, लखनऊ समझौता, सूरत विभाजन, इन सबको सीरियल वाइज यहाँ पे कवर करते आए हैं। प्रीवियस 4 वीडियो में हमने इन सारे घटनाक्रम को और इनके सभी प्रश्नों को यहाँ पर कवर किया। इन 4 वीडियोस में आपके राष्ट्रीय आंदोलन के जो शुरुआती 2 चरण थे, पहला चरण उदारवादी चरण, दूसरा उग्रवादी चरण, उनको कवर कर लिया। आज के वीडियो से हम तीसरे और अंतिम चरण गांधीवादी चरण की यहां पर शुरुआत करने वाले हैं। जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में बांटा जाता है। जो तीसरा और अंतिम चरण है उसे गांधी युग या गांधीवादी चरण के नाम से जानते हैं। इस चरण में महात्मा गांधी ही पूरे घटनाक्रम का केंद्र रहते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं। आज के वीडियो में हम महात्मा गांधी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। उनके जीवन परिचय को क्या क्या क्वेश्चन आते हैं उनको देखेंगे, उनसे जुड़े फैक्ट्स को देखेंगे और साथ में जो शुरुआती घटनाक्रम था महात्मा गांधी के अफ्रीका में जो घटनाएं घटी थी उन सबको यहाँ पर देखेंगे। कौन सा रेलवे स्टेशन था, कब वो घटना घटी, इंडियन ओपिनियन, फिनिक्स आश्रम, टॉल्स्टॉय आश्रम, इसके अलावा जो उन्होंने यहां पर सत्याग्रह का इस्तेमाल किया, आंदोलन किए, वो सारे तथ्य आपके इस सिंगल वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को होता है। गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था और इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। ठीक है, जो इनके पिता थे करमचंद गांधी, ये गुजरात में जो काठियावाड़ है यहाँ के दीवान थे। हालांकि पूछा नहीं गया है लेकिन साथ में लिखते हुए चले ताकि एग्जामिनर कितना भी पैटर्न चेंज कर दे, कितना भी डीप चला जाए, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहें, आप चीजों में कंफ्यूजन ना करें। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था और ये महात्मा गांधी से 6 महीने बड़ी थी। गांधी जी का इनके साथ विवाह 1883 में हो गया था। ठीक है, 1888 में वकालत करने के लिए महात्मा गांधी ब्रिटेन गए और ब्रिटेन में कहा, साउथहैम्पटन में गए। तो ब्रिटेन किस वर्ष गए? 1888 में। 3 साल वहां रहकर उन्होंने वकालत करी और 1891 में भारत लौटे। भारत में महात्मा गांधी ने राजकोट से अपनी वकालत की शुरुआत यहां पर कर दी। कहां से इन्होंने वकालत शुरुआत करी अपनी? जो वकील वो बने राजकोट से। ठीक है, शुरुआत में महात्मा गांधी ने पोरबंदर में एक महाविद्यालय था, श्यामल दास महाविद्यालय, वहां से पढ़ाई करी, लेकिन 1 वर्ष में ही उसको छोड़ दिया और फिर वो इंग्लैंड चले गए थे वकील बनने के लिए। 1891 में भारत लौटे, राजकोट से अपनी वकालत शुरू कर दी। 1893 में दादा अब्दुल्ला नामक का एक व्यापारी था और इस व्यापारी का एक केस चल रहा था दक्षिण अफ्रीका में और उसी केस के सिलसिले में महात्मा गांधी 1893 में साउथ अफ्रीका चले गए। तो ये क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, उनका विवाह कब हुआ, ब्रिटेन कब गए, ब्रिटेन से वापस कब आए, वकालत कहां से शुरू करी, इस तरीके के। किसके साथ गए थे, किसके केस के सिलसिले में गए थे? दादा अब्दुल्ला, ये भी गुजरात के ही एक व्यापारी थे। इनके केस के सिलसिले में गांधी जी साउथ अफ्रीका चले गए 1893 में। महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इनका नाम भी पेपर में पूछा जाता है। तो ये महात्मा गांधी का परिचय जहां से आपके क्वेश्चन आते हैं और जैसा आप देख सकते हैं बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में और इजी हो। मैंने दृष्टि जीके से और अदर आपकी जो जीके की बुक्स हैं उनसे सेलेक्ट करके ये शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। आप इनसे भी इनको अच्छे से समझें। जो चीजें मैं आपको लिंक करके बताता हूं उनको समझें, आपको अपने आप याद हो जाएगा। फिर आप इससे भी छोटे नोट्स और अपनी भाषा के नोट्स इजीली बना पाएंगे। महात्मा गांधी के पुत्रों की बात करें, महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे? महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। पहले थे हीरा हरिलाल, दूसरे मणिलाल, रामदास और देवदास। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। इनसे ज्यादा डिटेल में तो क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन 2-3 बातें हैं उनको आप यहां पर नोट कर सकते हैं। महात्मा गांधी के वे पुत्र कौन थे जिन्होंने इस्लाम अपना लिया था? वे थे आपके हरिलाल। ठीक है, दूसरा
महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से एक पत्र शुरू किया था, इंडियन ओपिनियन। उसके संपादक आगे जाकर कौन बने? वो बने थे मणिलाल। तीसरा, महात्मा गांधी को मुखाग्नि किसने दी थी? तो उनको मुखाग्नि दी थी रामदास ने। ठीक है, रामदास की एक पत्नी थी जिनको कहते हैं आभा गांधी, इनका नाम था। और आभा गांधी को महात्मा गांधी की वॉकिंग स्टिक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आएगा, वॉकिंग स्टिक ऑफ महात्मा गांधी किसे कहते हैं? आभा गांधी को। कौन है? रामदास की पत्नी थी। देवदास की बात करें तो यह महात्मा गांधी के साथ लगभग सभी आंदोलनों में रहे और बाद में हिंदुस्तान टाइम्स के अखबार के ये संपादक भी बने। तो पुत्रों को लेकर एक एक फैक्ट हमने देखा, हो सकता है पूछ लिया जाए, हालांकि अभी तक नहीं पूछा गया है। रामदास वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट है, वॉकिंग स्टिक ऑफ द गांधी आभा गांधी, और उनको मुखाग्नि किसने दी? रामदास गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी का पांचवा पुत्र, उनके तो 4 ही पुत्र थे, लेकिन उनका पांचवा पुत्र जमनालाल बजाज को कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखना। ठीक है, अब हम यहां पर दक्षिण अफ्रीका में क्या घटना हुआ, कौन कौन से आंदोलन हुए, उनको डिटेल में यहां पर जानेंगे सीक्वेंस वाइज। और अगले वीडियो में महात्मा गांधी के भारत में जो शुरुआती आंदोलन थे, चाहे वो चंपारण हो, खेड़ा हो, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हो, उनकी यहां पर बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। और फिर हम जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरफ चले जाएंगे। 1893 में सेठ अब्दुल्ला, जैसा हमने कहा दादा अब्दुल्ला, इनके बुलावे पर महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका चले गए। और इस केस में महात्मा गांधी की यहां पर विजय होती है जब वो अफ्रीका जाकर केस लड़ते हैं। अब आप कहेंगे केस के सिलसिले में गए थे, केस तो जीत गए थे, तो वापस आने में 21 साल कैसे लग गए महात्मा गांधी को? तो उन्होंने वहां जाकर देखा रंग भेद वहां पर काफी ज्यादा था, भारतीयों के साथ काफी ज्यादा भेदभाव किया जाता था, और उसी को खत्म करने के लिए वो वहां पर रुके। एक काफी इंपॉर्टेंट घटना घटी महात्मा गांधी के साथ दक्षिण अफ्रीका में, पीटर मारिट्सबर्ग घटना। कहीं पर इसे मैरिट्सबर्ग भी लिखा है, कहीं पर पीटर मारिट्सबर्ग लिखा है, दोनों एक ही नाम है। यह घटना 1893 यानी उनके शुरुआत के वर्ष में ही हो गई। जो मैरिट्सबर्ग है दक्षिण अफ्रीका का एक राज्य है, नटाल, काफी इंपॉर्टेंट है, आगे जाके आप देखेंगे नटाल इंडियन कांग्रेस भी बनती है, वो इसी से संबंधित थी। तो नटाल की राजधानी थी मैरिट्सबर्ग। महात्मा गांधी ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कहां से कहां जा रहे थे। तो महात्मा गांधी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। महात्मा गांधी के पास प्रथम श्रेणी का, फर्स्ट क्लास का टिकट था ट्रेन का, और प्रथम श्रेणी के टिकट होने के बावजूद ट्रेन में कुछ श्वेत लोग थे जिन्होंने गांधी जी को थर्ड क्लास में, तृतीय श्रेणी में जाने को कहा। जब गांधी जी ने उनको कहा कि मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है, तो उन्होंने मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर उनको ट्रेन से उतार दिया और उनका सामान वहां पर फेंक दिया। तो क्वेश्चन आता है किस स्टेशन पर उतारा गया? ये उतारा गया मैरिट्सबर्ग पर। यह आपका नटाल की राजधानी थी, जो ये राज्य था उस समय नटाल का राजधानी केंद्र था। गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे और रास्ते में उनको मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से उतार दिया गया, और यहीं पर महात्मा गांधी के द्वारा जो रंग भेद था उसको स्पष्ट रूप से उन्होंने यहां पर महसूस किया। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान रखना, ये वाली घटना। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का पहला आंदोलन। देखिए, अब इसके बारे में बात करते हैं। भारतीयों के मत अधिकार समाप्त करने वाला एक विधेयक लाया गया दक्षिण अफ्रीका में। इसके खिलाफ आंदोलन किया गया, गांधी जी ने भी आंदोलन किया, लेकिन आंदोलन असफल रहा और विधेयक जो था वो पारित हो गया। काफी इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है, इसी से जुड़ा है नटाल इंडिया कांग्रेस। जब आप पूरे बैकग्राउंड को कॉन्सेप्ट समझते हुए चलते हैं तो आपको ऐसे वन लाइनर कि नटाल कांग्रेस कब बनी, गांधी जी को कहां से उतारा गया, आपको अलग से वन लाइनर नहीं रटने पड़ते, आपको घटनाक्रम याद हो जाता है। तो एक बिल आया दक्षिण अफ्रीका में कि भारतीयों के जो वोटिंग राइट्स थे उनको खत्म कर दिया जाएगा। काफी आंदोलन हुआ इसके खिलाफ, फिर भी बिल पास हो गया। इस आंदोलन के बाद लोग जागरूक हो गए कि आगे से ऐसा कोई भी विधेयक पारित ना हो, इसके लिए एक संगठन की स्थापना की जानी चाहिए। तो महात्मा गांधी के द्वारा एक संगठन बनाया गया, नटाल इंडिया कांग्रेस। 1894 में यह संगठन बना था, तो इसको ध्यान रखेंगे। पहला आंदोलन गांधी जी ने इस बिल के खिलाफ किया। जब आंदोलन असफल रहा, बिल पास हो गया, तो भविष्य में ऐसा कोई भी अगर बिल आता है तो उसके विरोध के लिए एक संगठन बनाया गया, नटाल इंडिया कांग्रेस। ठीक है,
कई बार आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के पेपर में, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने करी? महात्मा गांधी ने 1894 में। ठीक है, अगला जो आंदोलन महात्मा गांधी ने किया दक्षिण अफ्रीका में वो था गिरमिटिया मजदूर आंदोलन। यह आंदोलन 1894 में हुआ था। अब यह आंदोलन क्या था, कैसे क्वेश्चन आते हैं उनको देखते हैं। इस आंदोलन का संबंध दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीय मजदूरों से था। ठीक है, जो गिरमिटिया आंदोलन था किससे संबंधित है? अफ्रीका में जो भारतीय मजदूर रहते थे उनसे संबंधित था। गन्ना खेती के लिए मजदूरों को भारत से 5 वर्ष के एग्रीमेंट पर दक्षिण अफ्रीका लाया जाता था। देखिए, उस समय गन्ने की खेती ज्यादा करी जाती थी दक्षिण अफ्रीका में। भारत से मजदूरों को लाया जाता था, उनके साथ 5 साल का करार किया जाता था, यानी कि 5 साल तक आप मजदूर की तरह काम करेंगे, उसके बाद आप वहां पे जमीन खरीद सकते हैं और अपना व्यवसाय कर सकते हैं। यह इस करार में कहा गया। तो 5 वर्ष इन मजदूरों ने वहां पर काम किया, भारतीय मजदूरों ने। 5 वर्ष के बाद मजदूर वहां जमीन खरीदकर खुद व्यापार कर सकते थे। इन्हीं मजदूरों को, जिनको 5 वर्ष के एग्रीमेंट पर अफ्रीका लाया जाता था, गन्ना मजदूरों को, इन्हीं को गिरमिटिया कहा जाता था। ठीक है, जब इन मजदूरों ने 5 वर्ष मजदूर की तरह काम किया, उसके बाद जब ये एग्रीमेंट से मुक्त हो गए तो इन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया, जैसे कहा गया था। तो जब इन्होंने व्यापार किया तो ये काफी सफल हो गए, यानी बिजनेसमैन बन गए, काफी पैसा इनको वहां पर मिलने लगा। अब अंग्रेजों से ये देखा नहीं गया, अंग्रेजों ने इन पर 25 पाउंड का कर लगाना चाहा और इसी के खिलाफ एक आंदोलन हुआ जिसे कहते हैं गिरमिटिया आंदोलन। इसी के विरोध में गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन किया गया जिसे गिरमिटिया आंदोलन कहते हैं। अब आपको पूरा याद हो गया, गिरमिटिया कौन थे? भारतीय मजदूर जो अफ्रीका में रहते थे, गन्ने के मजदूर थे, गन्ने की खेती के मजदूर थे, 5 साल के करार पर लाए जाते थे। 5 साल बाद जब इन्होंने अपना व्यापार शुरू किया तो काफी सफल रहे, काफी पैसा मिला। अंग्रेजों ने इन पर टैक्स लगाना चाहा, जिसके विरोध में एक आंदोलन हुआ गांधी जी के नेतृत्व में, जिसे गिरमिटिया आंदोलन कहते हैं। आंदोलन जब सफल रहा ये वाला, तो आंदोलन के बाद इस टैक्स को 25 पाउंड से घटाकर 3 पाउंड कर दिया गया और 1909 में इस 3 पाउंड को भी खत्म कर दिया गया। और अंततः 1917 में ये जो गिरमिटिया प्रथा थी, यानी भारत से 5 साल के लिए मजदूरों को लाना, उस प्रथा को खत्म कर दिया गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है, गिरमिटिया आंदोलन गांधी जी से जुड़ा है, तो ध्यान रखेंगे। कितना टैक्स लगाना चाह रहे थे अंग्रेज? 25 पाउंड। कितना लगाया? 3 पाउंड। 1909 में इसको भी खत्म कर दिया और 17 में पूरी प्रथा ही खत्म कर दी। ठीक है, अगला जो घटनाक्रम जुड़ा है गांधी जी के साथ अफ्रीका में वो है ग्रीन पैम्पलेट। क्वेश्चन आता है ग्रीन पैम्पलेट किससे संबंधित है? आप आंसर करते हैं महात्मा गांधी। आखिर था क्या ग्रीन पैम्पलेट, उसको देखते हैं, फिर आपको वन लाइनर नहीं याद करना पड़ेगा। ग्रीन पैम्पलेट आए आपके 1896 में। ये था क्या? देखिए, 1896 में महात्मा गांधी भारत आए थे, अपने परिवार को दक्षिण अफ्रीका ले जाने के लिए ये भारत आए थे। इस दौरान महात्मा गांधी ने अफ्रीका के अनुभव पर एक लेख लिखा, क्योंकि 2 आंदोलनों का वो नेतृत्व कर चुके थे, एक जो मत अधिकार वाला अधिनियम आया था उसके खिलाफ, दूसरा गिरमिटिया। तो इस दौरान जब वो भारत आए 1896 में, अफ्रीका के अनुभव पर उन्होंने अपना एक लेख लिखा। राजकोट आने पर इस लेख की 10,000 प्रतियां छपाई, जिनका रंग हरा था। जो कॉपीज निकाली गई 10,000 हरे रंग की कॉपियां थी और इन्हीं को कहा गया ग्रीन पैम्पलेट। तो दरअसल ग्रीन पैम्पलेट क्या था? 1896 में छपा, महात्मा गांधी के अफ्रीका के अनुभव इसमें छापे गए थे। ठीक है, तो ग्रीन पैम्पलेट वाला क्वेश्चन भी आपका, अगर आप प्रीवियस ईयर उठाकर देखेंगे, बहुत बार आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अगला जो घटनाक्रम है वो है बोअर युद्ध और बोअर पदक। प्रश्न आता है अंग्रेजों के द्वारा महात्मा गांधी को कौन सा पदक दिया गया था? बोअर पदक दिया गया था। अब ये क्यों दिया गया, क्या पदक था? वन लाइनर नहीं रटना पड़ेगा, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलिए देखिए, साउथ अफ्रीका में भी उस समय ऐसा नहीं था कि अफ्रीका के लोग शासन कर रहे थे। साउथ अफ्रीका में भी यूरोपीय शासन था। जैसे भारत में ब्रिटेन थे, वहां पर भी डच और अंग्रेज, ये 2 मेन शक्तियां थी। साउथ अफ्रीका में पहले डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे। साउथ अफ्रीका में कुछ डच जो लोग थे वो बस गए थे, तो दक्षिण अफ्रीका में बसने वाले डचों को बोअर कहा जाता था। ठीक है,
बाद में अंग्रेज आए तो कुछ क्षेत्रों पे डचों ने अधिकार कर लिया, कुछ क्षेत्रों पे अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। मुख्य रूप से जो डच क्षेत्र था वो था ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट। अंग्रेजी क्षेत्र था नटाल और केप कॉलोनी। महात्मा गांधी यही नटाल में रहते थे, ठीक है, और यही बनी थी नटाल इंडियन कांग्रेस, इसको भी ध्यान रखना। जिस स्टेशन पर उतारा गया वो भी यहीं का कैपिटल था। तो ये डच क्षेत्र था, ये अंग्रेजी क्षेत्र था, ब्रिटिश क्षेत्र था। डच क्षेत्र जो ये ट्रांसवाल था, यहां से सोने और हीरे की खानें मिलने लगी, डायमंड गोल्ड की खान यहां पर काफी ज्यादा मिलने लगी उस समय। इसको लेकर अंग्रेजों और डचों के मध्य में युद्ध शुरू हो गया और इसी युद्ध को बोवर युद्ध कहते हैं, क्योंकि डचों को क्या कहते थे, बोवर कहते थे। यह आपका वन लाइनर में क्वेश्चन बन सकता है कि अफ्रीका में बसे डचों को क्या कहा जाता था, बोवर कहा जाता था। तो बोवर युद्ध की शुरुआत हो गई। अब महात्मा गांधी रहते हैं नटाल में। नटाल अंग्रेजी क्षेत्र है, गांधी जी नटाल में रहते थे। इस युद्ध में उन्होंने अंग्रेजों की मदद करी, क्योंकि उनके क्षेत्र में रह रहे हैं, भारत में अंग्रेजों का शासन था, तो गांधी जी अंग्रेजों की मदद यहां पर करने लगे। अंग्रेज बोवर युद्ध को जीत गए और गांधी जी को बोवर पदक यहां पर दिया गया। तो अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट याद हो गया बोवर पदक और बोवर युद्ध को लेकर के। कब लड़ा गया, 1899 में। किस किस के बीच हुआ, डच और अंग्रेज। गांधी जी ने अंग्रेजों का साथ दिया और उसके बाद उनको बोवर पदक से यहां पर सम्मानित किया गया अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। और अफ्रीका में रहने वाले डचों को क्या कहते हैं, बोवर। सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, एक शब्द दे देगा पेपर में, बताइए बोवर क्या था। तो बोवर कौन थे, अफ्रीका में रहने वाले डच, ठीक है। और गिरमिटिया कौन थे, अफ्रीका में 5 साल के करार पर लाए गए भारतीय मजदूर। अगला जो घटनाक्रम है गांधी जी के साथ अफ्रीका में जुड़ा हुआ, वो है गांधी जी की भारत यात्रा। 1901 में महात्मा गांधी दोबारा से भारत आए। 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया और यह पहला कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी शामिल हुए। क्वेश्चन आता है, गांधी जी ने पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया, तो 1924 मत करना, 1924 में तो वो अध्यक्ष बने थे। भाग उन्होंने पहली बार 1901 में लिया था जब वो भारत आए थे। 1902 में गांधी जी वापस दक्षिण अफ्रीका लौट गए। अफ्रीका जाने का कारण यह था कि जब बोवर युद्ध हुआ, बोवर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए और एशियाई लोगों के लिए नए कानून वहां पर बना दिए कि आपको एक पंजीकरण कराना होगा और उस प्रमाण पत्र को 24 घंटे अपने साथ रखना होगा। तो काफी सारे विवाद वहां पर आने लगे भारतीयों को वहां बसने के लिए। तो 1902 में वापस चले गए दक्षिण अफ्रीका। वहां जाकर एक पत्रिका की शुरुआत करी, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन पत्र आपके 1903 में स्थापित हुआ। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी और तमिल 4 भाषाओं में छपता था आपका इंडियन ओपिनियन। हालांकि बाद में जो तमिल और हिंदी था इसको बंद कर दिया गया था। इंडियन ओपिनियन किन भाषाओं में आता था, शुरुआत में 4 भाषाओं में आता था, बाद में इन 2 को बंद कर दिया गया, सिर्फ गुजराती और अंग्रेजी में ये छपता था। इसी दौरान महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में एक फेमस आश्रम फिनिक्स आश्रम की स्थापना करी 1904 में अफ्रीका के डरबन में। अब देखिए, फिनिक्स आश्रम अफ्रीका में बनाया गया, तो आपने अफ्रीका याद नहीं करना है, आपने एग्जैक्ट लोकेशन को याद करना है। डरबन में इसे बनाया गया था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट 1901 का घटनाक्रम। उसके बाद 2 में वापस लौटे, 3 में पत्रिका खोली और 4 में आश्रम खोल दिया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो गांधी जी की अफ्रीका से बनता है, महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह का पहला प्रयोग। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 1906 में सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग किया था, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं, देखिए। पहला क्वेश्चन, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब और कहां किया, तो आप कहेंगे 1906 साउथ अफ्रीका। भारत में कब और कहां किया, 1917 चंपारण, ठीक है। क्यों किया, उद्देश्य क्या था सत्याग्रह का, दक्षिण अफ्रीका में एशियाटिक पंजीकरण को रोकना। जिस बिल के बारे में मैंने आपको बताया कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और 24 घंटे वो प्रमाण पत्र अपने साथ रखना होगा। तो गांधी जी को यह काफी ज्यादा भेदभावपूर्ण लगा कि आप केवल भारतीयों के लिए, एशियाई लोगों के लिए ऐसा नियम बना रहे। बोवर युद्ध के बाद भारतीयों को बसने के लिए पंजीकरण करने वाला विधेयक वहां पर लाया गया था।
इस विधेयक का काफी विरोध किया, सत्याग्रह का इसमें इस्तेमाल किया गया। सत्याग्रह यानी कि अहिंसात्मक रूप से प्रदर्शन किया गया, आंदोलन किए गए, उसके बावजूद यह विधेयक 1907 में पारित हो गया। तो इसी विधेयक के विरोध में महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था। इसको आपने ध्यान रखना है। महात्मा गांधी को सत्याग्रह के कारण 1908 में पहली बार जेल हुई। क्वेश्चन आता है अपने कैरियर में महात्मा गांधी पहली बार जेल कब गए, पहली बार जेल का अनुभव उनको कब मिला? तो सत्याग्रह का प्रयोग 1906 में किया। जेल पहली बार 1908 में गए थे, दक्षिण अफ्रीका की जेल में गए थे। हालांकि जल्द ही उनको छोड़ दिया जाता है। गांधी जी को सत्याग्रह की प्रेरणा किससे मिली थी? तो सत्याग्रह की प्रेरणा महात्मा गांधी जी को एक अमेरिकी दार्शनिक था, हेनरी डेविड थोरो, इससे मिली थी। हेनरी डेविड थोरो एक अमेरिकी दार्शनिक है। इसने कई सारी किताबों को लिखा और उन्हीं किताबों में इसने सत्याग्रह के बारे में, सिविल डिसोबीडियंस के बारे में, यानी कि सविनय अवज्ञा के बारे में बताया। और इसी से प्रेरित होकर गांधी जी के द्वारा बाद में भारत में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया और यह सत्याग्रह शुरू किया गया। सत्याग्रह को लेकर भी, जो ये सत्याग्रह शब्द है, इसको लेकर भी 2-3 बातें हैं, इनको देख लेते हैं। सत्याग्रह शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले महात्मा गांधी ने किया, 1906 में ही किया, इसी आंदोलन के दौरान। दरअसल महात्मा गांधी पहले एक नाम का इस्तेमाल करते थे, निष्क्रिय प्रतिरोध। पहले वो इसका इस्तेमाल करते थे। बाद में महात्मा गांधी के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था मगन लाल गांधी। मगन लाल गांधी के द्वारा गांधी जी को एक शब्द सुझाया गया जो था सदाग्रह, कि आप अपने आंदोलनों के लिए सदाग्रह शब्द का इस्तेमाल करें। और गांधी जी ने इसमें थोड़ा सा सुधार करके से बना दिया सत्याग्रह। ठीक है, तो प्रेरणा किससे मिली? पहला, सत्याग्रह का प्रयोग कब किया, कहां गया, किसके खिलाफ किया, और पहली बार जेल कब हुई, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 1909 में महात्मा गांधी ने एक फेमस किताब लिखी, हिंद स्वराज। क्वेश्चन आता है, हिंद स्वराज किताब किसकी है? तो हिंद स्वराज किताब महात्मा गांधी की है। 1909 में इसको लिखा गया था। ठीक है, इसी किताब में महात्मा गांधी ने लिखा था कि सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हमें बनना चाहिए। तो क्वेश्चन आ सकता है। 1910 में जोहानिसबर्ग के अंदर महात्मा गांधी एक और आश्रम, एक और फार्म की स्थापना करते हैं, टॉल्स्टॉय आश्रम इसको बोला जाता है। टॉल्स्टॉय आश्रम बना 1910 में। फिनिक्स आश्रम कब बना है? फिनिक्स आश्रम 1904 में बना था। ठीक है, वो डरबन में बना, ये बना है जोहानिसबर्ग में। इसको बनाने में उनका एक सहयोगी थे जिसका नाम था हरमन कालेनबाख। ये जर्मनी का था, जर्मन शिल्पकार था। इसी की मदद से महात्मा गांधी ने अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना करी। देखिए, एक रूसी दार्शनिक था जिसका नाम था टॉल्स्टॉय, और टॉल्स्टॉय से महात्मा गांधी काफी ज्यादा प्रभावित थे। क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी किन दार्शनिकों से प्रभावित थे? 2 दार्शनिकों के नाम याद कर लीजिए। पहला है आपका टॉल्स्टॉय और दूसरा है आपका रस्किन। इन 2 दार्शनिकों से गांधी जी काफी ज्यादा प्रभावित थे, तो टॉल्स्टॉय के ही नाम पर इसका नाम रख लिया। दूसरा है आपका रस्किन। रस्किन की किताब है अनटू द लास्ट। इस किताब से सबसे ज्यादा प्रभावित है। व्यक्ति पूछेगा तो दोनों, अगर किताब पूछेगा किस किताब से ज्यादा प्रभावित थे महात्मा गांधी, तो रस्किन की एक किताब है जिसका नाम है अनटू द लास्ट। इस किताब से सबसे ज्यादा प्रभावित थे। तो जोहानिसबर्ग में टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना कर ली। हरमन कालेनबाख इनका सहयोगी था। इसके बाद भी महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कई सारे कार्य करते रहे, जिसका नतीजा यह हुआ, क्योंकि महात्मा गांधी रंगभेद के खिलाफ काम कर रहे थे, 1914 तक साउथ अफ्रीका के अंदर जितने भी मैक्सिमम रंगभेद के कानून थे, लगभग सभी कानूनों को समाप्त कर दिया गया था। तो ज्यादातर कानूनों को 1914 तक समाप्त दक्षिण अफ्रीका की जो ब्रिटिश सरकार थी वो कर चुकी थी। इसके बाद महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट जाते हैं। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत वापस आते हैं। इसीलिए हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन आता है ना कि पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया, क्यों मनाया जाता है? तो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी 1915 में लगभग 21 साल बाद अफ्रीका से भारत लौटे, परमानेंट तौर पर। बीच में भी आए थे लेकिन परमानेंट 1915। पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस 2003 में मनाया गया था, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है।
तो फ्रेंड्स, ये था महात्मा गांधी का सामान्य परिचय और साथ में दक्षिण अफ्रीका का हमने पूरा घटनाक्रम देखा। कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिनके आपने वन लाइनर पढ़े हैं अभी तक। आज हमने उनकी स्टोरी और उनके फैक्टों को देख लिया। जैसे महात्मा गांधी वकालत करने कब गए, कब वापस आए, कहां से उन्होंने वकालत शुरू करी, उनके कितने पुत्र थे, पांचवा पुत्र किसको कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका में क्यों गए, किसके केस के सिलसिले में गए, इसके अलावा मैरिट्सबर्ग घटना कब हुई, क्यों हुई, क्या घटना थी, कहां से कहां महात्मा गांधी जा रहे थे, वो सारी चीजें। फिर हमने गांधी जी का पहला सत्याग्रह अफ्रीका में देखा, पहले आंदोलन का नेतृत्व देखा, नटाल इंडियन कांग्रेस के हमने स्थापना यहां पर कराई, गिरमटिया मजदूर आंदोलन को देखा, फिनिक्स आश्रम, टॉल्स्टॉय आश्रम उनको देखा, इंडियन ओपिनियन पत्रिका को देखा, कितनी भाषाओं में आती थी, 4 भाषाओं में, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश और तमिल। बाद में हिंदी तमिल को बंद कर दिया गया। बोवर युद्ध और बोवर पदक के बारे में हमने बात करी। गांधी जी की 1901 की यात्रा को हमने यहां पर देखा। पहली बार जेल, सत्याग्रह का पहला प्रयोग, ये कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको मैंने आपको सीक्वेंस वाइज बताया। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में गांधी जी की अब इंडिया के अंदर एंट्री हो चुकी है, तो जो शुरुआती आंदोलन थे उनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि चंपारण आंदोलन क्या था, क्यों हुआ, क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। उसी प्रकार अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग, तो इसके बारे में हम बात करेंगे हमारे अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।